नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ। हम लोग आज निर्धारित जो वक्त था उससे थोड़ा-सा लेट शुरू कर रहे हैं अपना ये प्रोग्राम, क्योंकि हम जब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं, ये किसी भी फ़ील्ड में, चाहे हम रंगमंच से जुड़े हों तो कभी लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, हम टेलीविज़न पे शूट कर रहे हैं, सीरियल शूट कर रहे हैं तो कहीं रोशनी चली जाती है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत, या माइक का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये टेक्निकल चीज़ें होती रहती हैं और इन टेक्निकल चीज़ों के बायस बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और हम कई बार अपना जो प्रोग्राम है वो निर्धारित वक़्त पर शुरू नहीं कर सकते। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगमंच, टेलीविज़न और फ़िल्मों से और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करती हूँ निखिल दीवान का। निखिल जी, बहुत-बहुत स्वागत। और नमस्कार। देरी के लिए ये टेक्निकल चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती, आई नो, आई नो। दर्शकों को मैं माज़रत कह चुकी हूँ और तो जो भी बहुत-बहुत देख स्वागत। रहे हैं उनको हमारी तरफ से हम माफ़ी माँगते हैं बिकॉज़ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। जी, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि अब हम कनेक्ट हुए हैं तो और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाएँगे अब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। निखिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको हमारे इस रूबरू के मंच पर देखकर। थैंक यू सो मच, और मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया, बुलाया। आपकी जो अपने बारे जर्नी में है ज़्यादा वो तो कुछ बहुत बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है, आई नो दैट, बहुत अच्छे से मुझे पता है। और आप, आई एम श्योर, जो हमारे साथ जो जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में, उनके लिए आपके पास बहुत कुछ होगा। तो शुरुआत आपकी जर्नी से ही मैं चाहूंगी कि शुरू करें। वेल आप जो कह रहे हो उसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। लेकिन हाँ, जो हमारे यंगस्टर्स, जैसे मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम्स देखे कि आप यंगस्टर्स को बहुत इंस्पायर करते हो, तो बहुत लोगों ने मैंने बहुत सारे लोगों का शोज़ देखा जिन्होंने बहुत-बहुत अच्छा काम किया हुआ और उन्होंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की। मैं भी अपनी जर्नी शेयर करूँगा, लेकिन मैं आज कुछ प्लीज़ बुरा ना माने हमारे यंगस्टर्स, मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगा, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग एज़ एन एक्टर या एज़ एन टेक्नीशियन भी इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर करें बिकॉज़ इट्स नॉट अ स्मूथ ट्रैक टू मूव ऑन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वी डोंट नो, डेस्टिनी, टैलेंट सब कुछ एक साथ काम करता है। सिर्फ टैलेंट यहाँ पे काम नहीं करता है, ऐसा मेरा मानना है। डेस्टिनी का होना भी बहुत ज़रूरी है साथ में। तो हमें बहुत सारी हार्डशिप्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, जो नए लोग दिल्ली में या कल को बॉम्बे जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने दिमाग को प्रिपेयर करके चलें कि बहुत डिफ़िकल्ट है। होने को आपका फर्स्ट ब्रेक 1 दिन में आ सकता है, लगने को 1 साल लग सकता है, लगने को 2 साल, 3 साल लग सकते हैं। तो कई बार लगता है कि यार हम में तो बहुत टैलेंट है लेकिन फिर भी एक हो क्यों नहीं रहा? तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद उसके साथ डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ा काम करती है। सिर्फ टैलेंट से कई बार चीज़ें नहीं होती। वेल जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे आर्ट और कल्चर का किसी को कोई नॉलेज, कोई लेना-देना नहीं था। मेरे घर में आर्ट और कल्चर सिर्फ़ वही था कि सिनेमा हॉल में जाके फ़िल्म देख लो, दैट्स इट, उससे ऊपर कुछ नहीं था। लेकिन मेरे घरवाले ही ऐसा बताते हैं कि उनको बचपन में ही लग गया था कि मैं ऐसा ही कुछ नौटंकी-वौटंकी करने वाला हूँ लाइफ़ में। तो जब मैं छोटा था तो हमारा दूरदर्शन जो ऑल इंडिया रेडियो के साथ, अब नहीं है दूरदर्शन, मंडी हाउस में शिफ्ट हो गए, पहले एक जी। साथ ही हुआ करता था। तो वहाँ से जब भी मैं निकलता था तो मुझे ऐसे फ़ील होता था कि बस यही यही एक जगह है जहाँ पे सब कुछ होता है। यहीं पे फ़िल्म्स बनती हैं, यहीं पे सब कुछ होता है। जब मैं छोटा था तो कुछ सीरियल्स नहीं आते थे टीवी पे। प्राइवेट चैनल तो छोड़िए, दूरदर्शन पे भी चित्रहार, कृषि दर्शन और ये सब प्रोग्राम्स आते थे, तो कुछ ख़ास नहीं होता था। तो मुझे लगता था जो कुछ होता है यहीं होता है। लेकिन 13-14 साल की उम्र में एक समझ आई कि नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ़ नाटक होते हैं और ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो प्लेज़ वग़ैरह होते हैं और इससे ज़्यादा नहीं पता था। और तब मुझे याद है कि एक सीरियल शुरू हुआ था हम लोग, टेलीविज़न पे, तो मुझे वो जी। देख के लगता था कि मुझे भी इसमें काम करना है। अब कैसे करना है, कहाँ जाना है, पता नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत ही एक प्रोटेक्टिव ज़ोन में रखा हुआ था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, कुछ नहीं, तो कैसे कहाँ जाना है मालूम नहीं था। और एक बार मुझे याद है मैं अपनी सिस्टर के साथ जनपथ में घूम रहा था, तो हम लोग की एक एक्टर वहाँ पे घूम रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने उन्हें बोला कि मुझे हम लोग में काम करना है। आई वाज़ हार्डली 13 इयर्स ओल्ड। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको हिमाचल भवन जाना पड़ेगा, हम लोग वहाँ पे रिहर्सल्स करते हैं।
तो मेरे लिए हिमाचल भवन मुझे नहीं पता था कहाँ था, मुझे लगा वही दूरदर्शन, सब कुछ दूरदर्शन में ही होगा। तो मेरा घर दूरदर्शन से कुछ 3.5 किलोमीटर है, और 13 साल की उम्र में मैं अपने घर से पैदल निकल गया दूरदर्शन के लिए। हाँ, और मैं चला गया वहां, जाके मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग की रिहर्सल कहाँ होती है, मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला कि यहाँ पे नहीं होती, उसके लिए आपको हिमाचल भवन जाना पड़ेगा। मैंने कहा वो कहाँ है? उन्होंने कहा मंडी हाउस। तो मैंने कहा मंडी हाउस कहाँ है? तो उन्होंने मेरी तरफ देखी, क्या कौन है ये, एक तो छोटा सा लग रहा है और ये क्या है। तो उन्होंने कहा आप बाहर जाइए और ये नंबर की बस पकड़ लीजिए, वो आपको मंडी हाउस ले जाएगी। मैं बाहर गया, मैंने देखा बस स्टॉप, अब तो सब चेंज हो चुका है, तब बस स्टॉप थोड़ा दूर था। तो मैं वहां गया, थोड़ी देर वेट की, वो बस आई। मैंने कहा भैया प्लीज जब मंडी हाउस आए तो मुझे बता दे। मैं वहां उतरा, खैर देखा हिमाचल भवन, उसके अंदर गया, कुछ 1:30-2 बजे का टाइम होगा दोपहर में। और उन्होंने कहा, मैंने कहा यहाँ पे हम लोग की रिहर्सल कहाँ होती है? तो उन्होंने कहा वो तो 4 बजे आते हैं शाम को। अब मेरे लिए वो सफर बहुत लंबा सफर था, अब आसान नहीं था, मैं वापस जाके नहीं आ सकता था। तो मैं 1:30 बजे से वहां पे हिमाचल भवन के बाहर खड़ा हो गया कि जब ये लोग 4 बजे आएंगे मैं इनसे मिलूंगा और मैं कहूंगा कि मुझे काम दे दो, मुझे इसमें रोल करना है। तो मैं 4 बजे तक वहां पे खड़ा रहा, धीरे धीरे वो लोग आना शुरू हुए। फिर मैं अंदर गया और मैंने जाके सीधा बोला कि मुझे इसमें काम करना है। तो उन लोगों ने मेरी तरफ देखा, ही क्या बोल रहा है मतलब। तो उनका ऐसे नहीं होता, आपको बायोडाटा बनाना पड़ेगा, फोटोग्राफ देनी पड़ेगी। अच्छा। और फिर उनमें से एक एक्टर अभिनव चतुर्वेदी, मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे आके कहा तुम बहुत छोटे हो, तुम स्कूल में हो ना? मैंने कहा जी हाँ मैं स्कूल में हूँ। अभी कुछ नहीं करना, अभी जाके पढ़ाई करो, अभी कुछ नहीं। खैर मैं बाहर आ गया, नेक्स्ट डे बायोडाटा बना के जिसमें नाम ये वो लिख के फोटोग्राफ लेके फिर वहां पहुंचा, उनको दिया। और मुझे वहां पे एक एक्टर मिल गए जो अब है नहीं इस दुनिया में, उनका नाम राजधान था। उन्होंने मुझे बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे जानते नहीं थे, कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसे मुझे काम करना है। तो उन्होंने मुझे वहाँ कुछ लोगों से मिलाया। तो वहां से थिएटर की एक जर्नी फिर, तो मतलब रोज मंडी हाउस ऐसे होता था कि जाना ही जाना है। 73 नंबर बस मेरे यहाँ से जाती थी और मैं वो पकड़ता था और मंडी हाउस पहुंच जाता था। आज के टाइम में टेक्निकली बहुत इंप्रूव हो गई हैं चीजें, जिसका एक ये फायदा है कि हम अपने अपने घर बैठ के ये कर रहे हैं इस टाइम। तब टेक्निकली चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए हर टाइम का, हर वक्त का अपनी एक अहमियत होती है। लेकिन उस दिन जैसे मैं प्रतिमा जी की सुन रहा था, प्रतिमा जी जो हमारी बहुत ही सीनियर हैं, जब मैं मंडी हाउस गया था तो जब मैं प्रतिमा जी को जानता नहीं था, मैं खैर उस टाइम से उनको जानता हूँ, जब मैं उनको देखता था तो मुझे भी थोड़ी बहुत काम करने लगा, एक दो प्लेज मिले तो समझ आया कि वो कितनी बड़ी एक्टर है वहां पे। तो मैं उनको ऐसे देखता था, अरे प्रतिमा जी, खैर जी आज जी। मेरे उनके साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है। तो उन्होंने बहुत सही बात बोली थी कि उस टाइम पे वहां पे फोकस सिर्फ सिर्फ थिएटर था, क्योंकि कुछ और डाइवर्जन, कुछ और आपके पास डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज ही नहीं थी, क्योंकि कुछ और होता ही नहीं था। जी आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग थिएटर कर रहे हैं, लेकिन वो थिएटर ऑफकोर्स एक सीढ़ी है। आपको सिनेमा में जाना है, फिल्मों में जाना है, आपको एक्टिंग की बहुत समझ आती है, उसको सीढ़ी बना के चल रहे हैं, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितने टाइम तक आप थिएटर में जुड़े हुए हैं और थिएटर कर रहे हैं, उतना टाइम उसको पूरा डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। बिल्कुल। उतना टाइम ये सोच के कि यार मैं एक प्ले कर लूं, दो प्ले कर लूं, तीन प्ले कर लूं, मेरा अल्टीमेट एम तो वही है, जाना है टीवी। ठीक है, अल्टीमेट एम रखिए, लेकिन जब तक आप वहां पे इन्वॉल्व हैं, आई थिंक यू हैव टू बी वेरी सिंसियरली इन्वॉल्व इन दैट। जो मुझे आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम दिखता है लोगों में, उस टाइम पे लोगों में बहुत डेडिकेशन होता था थिएटर का। क्या बात। तो आप अभी जब तक प्रतिमा जुड़े जी हुए हैं हमारे साथ थिएटर जुड़ी से। हैं। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने ये लिखा है कि आप बोल रहे हो और मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब सबसे छोटी उम्र के थे तुम। और ये खुद हाँ एक बहुत ही बिल्कुल। बेहतरीन, इनके बारे में तो मैं जरूर कहूंगी बहुत ही बेहतरीन इंसान है प्रतिमा जी, बहुत ही पॉजिटिव। बहुत बहुत बेहतरीन बहुत इंसान, बहुत पॉजिटिव, बहुत बेहतरीन बेहतरीन एक्टर। इंसान, इसमें कोई डाउट तो नहीं। और जी। और एक्चुअली मैं इनको तब से जानता हूँ जब वाकई मैं बहुत छोटा था, और ये बहुत मतलब तब यंग एज में थी, तो तब से मैं जानता हूँ। युवराज जी तो हमारे बस साथ ऐसे जुड़े फिर हैं, थिएटर की बहुत शुरुआत हो गई। नमस्कार जी। जी जी जी। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। क्या एक बार आपकी युवराज वॉइस? जी हमारे साथ जुड़े। ओके। हाँ जी, आप बोलिए, शुरू जी, जारी रखिए। तो बस फिर उसके बाद थिएटर की शुरुआत हुई, थिएटर करना शुरू किया। मैं किसी ना मैं एनएसडी रेपेट्री या श्रीराम रेपेट्री से नहीं, हम फ्रीलांसिंग थिएटर करते थे। और उस टाइम पे फ्रीलांस थिएटर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती थी,
क्योंकि टिकट खरीदने का कल्चर नहीं था लोगों में। जबकि आई रिमेम्बर कि उस टाइम पे टिकट भी के रेट भी 10, 20, 50 रुपए से ज्यादा नहीं होते थे, शायद 50 रुपए भी नहीं होते थे टिकट के चार्ज, लेकिन फिर भी लोग उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होते थे। और ऑडिटोरियम एक व्हाट डू यू कॉल, एक ऐसे एक जो ग्रुप होता है, जो एमेच्योर ग्रुप जिसको कहते हैं, उसके लिए एक ऑडिटोरियम का किराया देना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। जी मुझे याद बिल्कुल। है हम लोग पोस्टर्स, कोई ना कोई हमारे में से एक्टर होता था जिसके अपनी प्रेस होती थी या फादर की प्रेस होती थी, वो वहीं से पोस्टर बना के लाते थे और फिर हम पूरी पूरी रात 12 खंबा रोड सीपी तक वो गम बना के वो पोस्टर्स वहां पे चिपकाते थे। लेकिन उसके बाद भी काफी लोग ऐसे आते थे कि यार मैं तो दोस्त हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ, मैं हूँ, तो हमें फ्री की टिकट दे दो, तो देनी पड़ती थी क्योंकि ऑडियंस चाहिए होती थी। लेकिन तब उतना टिकट खरीदने का कल्चर नहीं था, तो एक एमेच्योर ग्रुप के लिए थिएटर करना उस टाइम पे अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रगल होती थी, जी क्योंकि बिल्कुल स्पॉन्सर्स नहीं बिल्कुल। मिलते थे, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन लोगों में बहुत शिद्दत होती थी। मुझे याद है एक प्ले हम कर रहे थे, हमें कोई रिहर्सल हॉल नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे मैक्सिमम रिहर्सल्स हुआ करती थी शंकर मार्केट, नहीं तो इनर सर्कल जो बड़ा सर्कल है जो मंडी हाउस का, लोग वहां भी रिहर्सल करते थे। अभी भी वो भी होती है बहुत, वहीं पर निखिल, अभी अभी भी भी वहीं होती होती है, या है। हाँ शंकर मार्केट या उस सर्कल में। हाँ, हमें उसमें से कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, तो आप यकीन नहीं करोगे कि हमने 1.5 महीना एक वॉचमैन को ब्राइब करके, उसको लालच देके, आप सोच सकते हो हमने रिहर्सल्स कहाँ की थी, जो मॉडर्न स्कूल के बाद फ्लाईओवर है ना, उसके नीचे। ओह। तो वहां पे हमारी 1.5 महीना एक प्ले की रिहर्सल होती थी। दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, खूब आवाजें, एक्टर्स को वहां पे एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, अब बना हुआ है मुझे नहीं पता, तब बना हुआ था। और उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कुछ 1.5 महीना हमने रिहर्सल की थी, और काफी दिनों तक तो एक दूसरे की आवाज भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि चिल्ला के बोलना पड़ता था क्योंकि इतना ट्रैफिक चलता था। लेकिन हमने वही जो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो हमने 1.5 महीना बिल्कुल। वहीं रिहर्सल करके प्ले को किया, शो किया। उस टाइम पे 2-3 शो से ज्यादा एक प्ले के नहीं होते थे, क्योंकि कोई इतना सस्टेन ही नहीं कर पाता था, आपके पास इतना खर्चा नहीं होता था। और यही अगर मैं उसको बॉम्बे के थिएटर से कंपेयर करूं, तो मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट। व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, मुझे याद है मैंने फर्स्ट प्ले बॉम्बे में किया था 98 या 99 की बात है, मेरा फर्स्ट प्ले था। और जब टिकट काउंटर्स पे टिकट होती हैं, तो मैं ऐसे ही, हम लोग बाहर बैठे हुए थे एक्टर्स, और वहां पे कुछ लोग टिकट लेने आए, तो एक टिकट 250 रुपए की थी तब, 98 में। तब। और एक फैमिली आई और उन्होंने 1000 रुपए की अ, 4 टिकटें खरीद ली। तो मुझे ये लगा कि मतलब इन्होंने 1000 रुपया खर्च लिया, वो भी थिएटर के लिए। मतलब दिल्ली में एमेच्योर थिएटर में 10 रुपए 20 रुपए की टिकट बेचने के लिए भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता था। तो बॉम्बे का हाँ, थिएटर कल्चर तब भी बहुत था कि तब भी लोग टिकट लेकर प्ले देखने आते थे। इसलिए शायद वहां पे बड़े हाई लेवल पे कमर्शियल टाइप पे प्लेस होते हैं। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये दिल्ली में भी सिस्टम शुरू हो गया है, लोग टिकट्स लेते हैं और प्ले देखते हैं। और अब दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का थिएटर मुझे हमेशा लगता है कि बॉम्बे से बहुत बेटर रहा है, हमेशा से। यहाँ का थिएटर, यहाँ के एक्टर्स बहुत बेटर हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनेंस की हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से काफी लोग रुक जाते हैं निकल। लेकिन आई थिंक अब ये कल्चर शुरू हो गया है, और यहाँ भी लोग पैसे खर्चते हैं और प्ले देखते हैं। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जो हमारी ऑडियंस है, कि प्लीज पैसे खर्च के आइए, क्योंकि एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, 1.5-2 महीने बहुत मेहनत लगती है एक प्ले तैयार करने में। तो बदल रही हैं चीजें, और अच्छा है, धीरे धीरे बदल रही हैं। क्या बात। बाकी और क्या बताऊं आपको, उसके बाद बस फिर मैं। यहाँ पे। हाँ जी, जी बोलिए। जी 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 जी, बस उसके यहाँ आगे आगे यहाँ पे जाने। किया, उसके बाद बॉम्बे चला गया मैं वहां पे। तो फिर से एक नई स्ट्रगल, वहां पे आप टेलीविजन के लिए स्ट्रगल करते हो। धीरे धीरे पहले एपिसोडिक्स काम मिलने शुरू हुए, और फिर मुझे याद है कि अराउंड 2000 मुझे अपना फर्स्ट रनिंग बड़ा शो सोनी पे मिला, जिसका नाम था लज्जा। वो दामिनी फिल्म पे था, बिल्कुल दामिनी फिल्म की स्टोरी थी। तो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, यंगर सन का, फैमिली का। तो उस टाइम पता लगा फर्स्ट टाइम कि जब लोगों ने पहचानना थोड़ा सा शुरू किया कि ऑडियंस कितनी इन्वॉल्व हो जाती है टेलीविजन के साथ। क्योंकि मेरा कैरेक्टर नेगेटिव था, तो लोग आके मुंह पर, चेहरे के सामने आकर गालियां देते थे। तो वो
लगता था कि ये तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो अगर वो मुझे पसंद नहीं कर रहे, मेरे कैरेक्टर में नेगेटिव है, तो ये एक अच्छी बात है। वह उसके बाद फिर हाँ, एक मैं इंसिडेंट जरूर शेयर करना चाहूंगा। उसके बाद मुझे एक शो मिला था सहारा के लिए, जिसको प्रोड्यूस किया था सायरा जी ने, सायरा बानो ने। और उसकी शूटिंग कुछ चली थी 1.5 पौने 2 साल, कुछ 200 एपिसोड बने थे उसके। किसे अपना कहें उस सीरियल का नाम था। तो एक दिन हम एक यारी रोड पे एक बंगलो है, वहां पे शूटिंग कर रहे थे। और मेरे 2 सीन्स थे सुबह और 2 सीन्स थे शाम को, जब लाइट कम हो जाने पे, बीच में नहीं था। तो जैसे ही मेरा मॉर्निंग का सीन खत्म हुआ, तो मैंने देखा कि वहां से दिलीप साहब आ रहे हैं और वो आके बैठे। तो मुझे लगा यार थोड़ी देर पहले आ जाते, और काश मेरा एक सीन देख के मुझे 4 गालियां दे देते तो एटलीस्ट मेरे लिए अच्छा होता। अब ये आए हैं और मेरा सीन शाम को है, तो मुझे तो लगता नहीं अब ये रुकेंगे इतनी देर तक। लेकिन वही है ना, सी साइड था, हवा चल रही थी, तो शाम तक वहां बैठे रहे। और जैसे ही शाम को हमारा सीन स्टार्ट हुआ, और आप इमेजिन करो कि आपके मॉनिटर के सामने दिलीप कुमार बैठे हों, तो मतलब एक्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। खैर वो 2 सीन खत्म हुए, मेरा पैकअप हुआ और मैं जाके जाने लगा, तो प्रोडक्शन वाले मुझे आके बोलते हैं कि आपको सायरा जी बाहर बुला रहे हैं। मैं गया तो सायरा जी ने भी ना बड़े जैसे नाराज वे में बोलती, जाइए साहब बुला रहे हैं आपको, क्योंकि उनको सब साहब ही बोलते हैं। मैंने कहा आज तो मुझे ये कहेंगे बेटा कल सुबह की टिकट कटवाओ और तुम अपने घर जाओ, एक्टिंग तुम्हारे बस की नहीं है। तो मैं बहुत डरते बहुत घबराते हुए उनके पास गया, जाके खड़ा हुआ, वो बैठे हुए थे। अब के दिलीप साहब, पॉजेस तो उनके मशहूर ही हैं कि वो लंबे लंबे पॉज लेके। तो उन्होंने ऐसे मुझे देखा और धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरे कंधे पे रखा। सच मानिए काजल जी, मुझे लग रहा था कि मैं गया, अब ये मेरे को मतलब पता नहीं क्या बोलेंगे। उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि मेरे लिए उस दिन मुझे ऐसे लगा कि मुझे ऑस्कर अवार्ड मिल गया। वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हें एक्टिंग करते हुए देख के मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ वाह, क्या बात, गए। क्या आप बात। तुमने बहुत अच्छे किए ये 2 सीन, मुझे देख के मजा आ गया। मतलब पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या बोल रहे हैं, कि सच बोल रहे हैं। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मतलब मुझे लगता है आज तक मुझे इससे ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं दे सकता। तो मतलब मैं उसके बाद बाहर निकल के फ्रेंड्स को, घर में सबको फोन कर रहा हूँ कि मुझे आज दिलीप साहब ने ये बोला है। तो वो एक मेरी लाइफ का, मुझे लगता है, मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि वो एक तरह की अचीवमेंट है मेरे लिए। तो बस फिर उसके बाद और कुछ शोज किए। और और क्या बताऊं आपको, आप जी। उसके बाद चलता रहा काम वहां पे। फिर मैंने 2008 में थिएटर शुरू किया, कमर्शियल थिएटर। दैट इज लाइक बिल्कुल ही वो, मतलब जैसा हम यहाँ पे दिल्ली में या एक अच्छा थिएटर जैसे एनएसडी या श्री राम रिपेट्री या ये सब करते हैं, जो बड़े बड़े नाम, आषाढ़ का एक दिन और सखाराम बाइंडर, वो उस तरह के प्लेस बिल्कुल नहीं होते हैं। वो टोटल कमर्शियल, ऐसे लगता है कोई कमर्शियल फिल्म बन रही है। आप करते हो वो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो थिएटर की सेटिस्फेक्शन उसमें नहीं मिलती आपको। लेकिन उस थिएटर को करने का फायदा ये होता है कि आपको पैसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपको घूमने को बहुत मिल जाता है, आप इंडिया अब्रॉड पूरा ट्रैवल करते हो। और उसको एज अ मस्ती लेके चलो तो अच्छा है, लेकिन वो जो एक प्रॉपर थिएटर वाली फीलिंग है वो नहीं आती उसमें। अभी मनोज जी हमसे जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि आपका कोई डलहौजी का शेड्यूल था, बहुत अच्छा था। ये वो लिखते हैं, कौन मनोज सा शर्मा शेड्यूल? जी। डलहौजी, डलहौजी में आपका कोई शेड्यूल था, दैट वाज रियली गुड। हमारा डलहौजी शेड्यूल बहुत अच्छा था। हाँ, वो हम डलहौजी, वो तो बॉम्बे से भी जाने से पहले की बात है। हम लोग डलहौजी गए थे एक टेलीफिल्म करने। और उसमें हमारी 20 दिन की शूटिंग थी। तो रोज सुबह हम सारे एक्टर्स, जिसमें मनोज जी भी थे, हम रोज सुबह बैग उठा के अपने कपड़े लेके पूरे डलहौजी में घूमते रहते थे, अलग अलग सीन शूट होते रहते थे। और हमें प्रोडक्शन वाले कहते थे यहीं पे कहीं पे कपड़े बदल लो और जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा सीन शूट करना है। तो वो, हाँ, अच्छे 20 डेज थे। रात को हम लोग पहाड़ पे, हमारे को कॉटेज मिला हुआ था रहने के लिए, वहां पे रहते थे, बॉन फायर चलता था। वहीं से मेरी क्या बात। मनोज जी से मुलाकात हुई थी। और बाय द वे, मनोज जी के लिए मनोज जी की वजह से ही मुझे, मैं ऑल इंडिया रेडियो में आ पाया, क्योंकि मैं आना चाहता था लेकिन कैसे, तो इन्होंने मुझे स्पेशली आके लाके फॉर्म दिया कि ये भर और जा, वहां पे सबमिट कर। और
मतलब मुझे नहीं पता था, इन्होंने अपने आप खरीदा, मुझे लाके दिया, तो थैंक यू मनोज जी, आपकी वजह से मैं काजल जी से मिल पाया और ऑल इंडिया रेडियो में काम कर पाया। क्या बात, क्या तो बात। इन्होंने मैं भी फॉर्म इनका लाके शुक्रिया दिया था कहना मुझे। चाहूंगी, इतने अच्छे आर्टिस्ट मिले हमें आकाशवाणी के। यू आर टू गुड। रेडियो इज वेरी टफ, बट यू आर रियली गुड। नो, प्रतिमा जी लिखती हैं, आपका प्ले व्यू फ्रॉम द ब्रिज बहुत अच्छा हाँ था, जी, आप इसके हाँ बारे में बताएं। वो एक बहुत ही फॉन्ड मेमोरी है। व्यू हम्म, फ्रॉम द ब्रिज, उस टाइम पे एक ग्रुप हुआ करता था दिल्ली में, साक्षी। जी। तो साक्षी में काफी सौरभ शुक्ला, मैं, सुरेंद्र सागर, प्रीति हम्म, ममगाइन, ये सब लोग थे उस प्ले में। और ये आर्थर मिलर का प्ले है, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। इट्स अ वेरी ओके। ब्यूटीफुल प्ले। के उसके डायरेक्टर थे, और उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम रुडोल्फो था। ओके। और रुडोल्फो एक ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का था, हम्म, जो इलीगल माइग्रेंट अपने बड़े भाई के साथ एक दूसरी कंट्री में आता है और वहां रहता है। वहां पे एडी एक आदमी है जो सौरभ शुक्ला करते थे, उनकी एक बेटी है कैथरीन। ये लड़का उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, और जो एडी को पसंद नहीं आता। और एडी एक बार इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है, और उसको इतनी खुंदक आती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको ये बात, क्योंकि एक शो हम कर रहे थे प्रगति मैदान में, और उसमें ये सीन चल रहा था, और इतने में एडी अंदर आता है और अपनी खुंदक निकालने के लिए इस लड़के को पकड़कर किस कर देता है, लिप टू लिप। ये सीन है। तो मैकेनिकल तो हम करते थे उस पर्टिकुलर शो में। आई डोंट नो सौरभ को क्या हो गया कि उसने सच में किस कर दिया, और मेरे होठ से पूरी खून की वो धारा बहने लग गई लिटरली। और मुझे उसके बाद उसको गाली देनी है, फेड आउट होना है, और दूसरे सीन में वापस आना है। तो ऐसा नहीं था कि खून बह रहा है, आप स्टेज पे तो आपको एक्सक्यूज दे नहीं सकते। तो उस दिन मुझे पहली बार पता लगा था, मैं जैसी विंग्स में गया तो मुझे पता भी नहीं मेरा खून निकल रहा है, क्योंकि आप तो परफॉर्मेंस, तो किसी ने बोला अरे तेरे होठ से तो बहुत खून निकल रहा है। मैं कहा तो अब क्या करना है? तो एक वहां पे कोई सिगरेट पी रहा था, उन्होंने ऐश लेके मेरे उस पे लगा दी और खून रुक गया। तो मुझे उस दिन पता लगा कि सिगरेट की ऐश का भी कोई फायदा होता है, तो उससे खून रुक गया। तो वो क्या एक, बात। हाँ, बहुत अच्छा प्ले था। और उसमें बाल जो गोल्डन करते थे उस टाइम पे, कोई गोल्डन कलर नहीं आता था। ऐसा ओह। कुछ कॉस्मेटिक में होता नहीं था कोई गोल्डन कलर। तो मुझे याद है हमारे हमारे ग्रुप में से कोई एक एक कुछ पाउडर लाते थे गोल्डन कलर का, जिसको जेल में मिलाया जाता था और बालों में लगाया जाता था। और वो ओह। चलते शो में पसीना आता था तो पूरा गोल्डन कलर माथे पे आ जाता था। और वो ऐसे लगता था कि आपको कोई 100 चींटियां एक साथ काट रही हैं। गॉड। बट कांट हेल्प इट, आपको वो 2 घंटे 2.5 घंटे वैसे ही रहना पड़ता था और परफॉर्म करना पड़ता था। तो स्टेज थिएटर में ये सब होता रहता है, सबके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। जैसे आज हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो हम आधे 20 मिनट तक नहीं आ पाए, तो ऐसे लेकिन स्टेज पे भी होता है। थिएटर हमें बहुत कुछ सिखा देता है, हमें कूल रहना सिखा देता है, हमें पेशेंस सिखा देता है थिएटर। थिएटर हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है, मुझे ऐसे लगता है। जैसे बिल्कुल, मैं यही यही पेशेंस, यस आपसे लेकिन डेफिनेटली। लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि जो थिएटर है वो जीवन जीने का सलीका सिखा देता है, जीवन जीने का बिल्कुल सलीका बिल्कुल, सिखा उसमें लाइफ। देता है। तो जी, जी, तो आपसे और जानना कहीं ना चाहूंगी कहीं आप अगर क्या आप मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप थिएटर करते हैं अच्छे टाइम तक, तो उसके बाद अगर आप जाके टेलीविजन या सिनेमा के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो बहुत हद तक आप में पेशेंस आ जाती है, क्योंकि आपने हम्म, जब थिएटर किया होता है, और एक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको काम आता है। आप उस प्रेशर की तरह नहीं होते जो शायद बिना कुछ किए, कुछ लोग बॉर्न एक्टर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे एक्टर्स वही हैं जिन्होंने थिएटर किया हो, क्योंकि हमारे सिनेमा में जितने स्टार्स हैं मेरे ख्याल से किसी ने भी थिएटर नहीं किया हुआ। लेकिन हाँ, थिएटर आपको आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, आप में पेशेंस लाता है, और एक कॉन्फिडेंस लाता है। लेकिन काजल जी, वही फर्क है। लेकिन अगर आप टेलीविजन करने जा रहे हैं, सिनेमा करने जा रहे हैं, तो सिर्फ थिएटर की एक्टिंग से आप वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप सिनेमा और फिल्म्स करते हैं या टीवी करते हैं, तो आपको टेक्निकली भी साउंड होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे याद है, जब मैं बॉम्बे नया नया गया था, मैं एक शो कर रहा था, और उसमें हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर एक्टर है, मिलिंद गुनान जी। आज शायद यंगस्टर्स को उनके बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सीनियर एक्टर हैं, अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मिलिंद गुनान जी मराठी एक्टर हैं, जो विरासत फिल्म में भी थे।
उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी तब, जो मैंने बहुत शिद्दत के साथ फॉलो की और मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। हमने एक सीन किया। अच्छा, उस जमाने में वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, उस जमाने में मेकअप रूम होते थे। हमने एक सीन जी किया और मैं सीन करने के बाद अपने रूम में जाने लगा। तो बीइंग अ सीनियर, उन्होंने मुझे अपनेपन से बोला कि इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? मैं कहा सर मेरा सीन हो गया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आता है तुम्हें क्या सब कुछ? मैं कहा सब कुछ आता है मतलब? मैं, नहीं तुम्हें टेक्निकली मालूम है सब कैसे काम होता है? मैं कहा नहीं सर, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। ऐसे नहीं सीखोगे। क्या करोगे मेकअप रूम में जाके? अच्छा, तब कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं होती थी। दो लोग तीन लोग बैठ के बातें ही करोगे ना। यहाँ बैठ जाओ कैमरे के पीछे और देखो तुम्हारे सीनियर्स कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको, जब आप कैमरे के सामने काम कर रहे हैं तो आपको अपनी लाइट भी लेनी है, आपको जी दूसरे को कवर भी नहीं करना है, आपको अपने मार्क पे भी आना है, आपका आइस का कहाँ पे होगी, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसे फ्रेम से लगता है बाहर कि भी नहीं अगर आप, जाना है, फ्रेम वो से भी नहीं बाहर भी नहीं जाना, जाना, बंधा ही रहना एग्जैक्टली है। अगर आप क्लोजअप लगा हुआ है तो आपको कितना सर हिलाना है, ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं। तो ये आप तभी सीख सकते हैं अगर आप कैमरे के पीछे बैठ के अपने को एक्टर्स को काम करते देखें, तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। उसके बाद मुझे याद है कुछ 2 साल तक मैं जो भी शो करता था, मैं अपने मेकअप रूम में सिर्फ चेंज करने जाता था। उसके अलावा मैं जो भी सीन चल रहा होता था, मैं कैमरे के पीछे बैठ जाता था चुपचाप और देखता था। और मुझे ऐसे लगता है कि उसने मेरे को बहुत टेक्निकली बेटर होने के लिए, सीखना तो आपको सारी जिंदगी है, वो तो कभी भी रुक नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसने आपको टेक्निकली बेटर होने में मुझे बहुत हेल्प की। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को परफॉर्म करते देखो। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं समझ आएगी, आपको ये भी समझ आएगा कि टेक्निकली वो लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। और आपको, आप फिर आप जब कैमरे के आगे होंगे तो आपको करने में उसमें बहुत फायदा होगा उस चीज का। बिल्कुल सही बात है, ये तो सिर्फ ये आई थिंक, जी 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 बोलिए। जी जी, मैं मैं कह कह रहा रही हूँ हूँ जो आपने आजकल क्या है कि ज्यादातर लोग अपने, हाँ, जी जी, आप हाँ कैरी ऑन जी, करिए, कैरी ऑन करिए जी। जी निखिल। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आजकल लोग क्या है, ज्यादातर अपना टाइम मोबाइल पे लगा देते हैं, हुँ, सीन के अलावा डायलॉग्स भी उतने अच्छी तरह से रेडी नहीं होते क्योंकि मोबाइल पे बहुत टाइम निकल रहा होता है। तो अगर वही टाइम हम अपनी स्क्रिप्ट पे दें एक बार को एक्टर्स के साथ, वहां पे रिहर्सल तो होती है एक छोटी सी, अगर हम पहले कर लें अपने को एक्टर्स के साथ उनको रिक्वेस्ट करके, अगर हमारे सीनियर हैं या कुछ है और वो भी फ्री हैं, तो आई थिंक वो आपको एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है, गिव एंड टेक हो जाता है, वो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो यू कैन मेक अ बेटर सीन, यू कैन शो पीपल अ बेटर परफॉर्मेंस। बट आजकल, आज ज्यादातर लोगों का टाइम ऑफ स्क्रीन, ऑफ कैमरा, मोबाइल पे ही बीतता है, जो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बिकॉज वेन यू आर देयर टू वर्क, you should concentrate on your work. That's what I feel. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बस ये सिर्फ कैमरा की बात नहीं, स्टेज पे भी जब हम रिहर्सल करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को पूरी स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए और उसको टेक्निकल चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तभी आप मुकम्मल तौर पे एक एक्ट कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत हाँ, ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि अगर आप क्यू को सिर्फ क्यू की तरह लेंगे कि यार इसकी लास्ट लाइन या लास्ट वर्ड, अच्छा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं है, तो फिर आप अपना डायलॉग बोलेंगे, फिर हुँ, आप उसको समझ के फील करके नहीं बोलेंगे। क्योंकि बीइंग एन एक्टर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अपना डायलॉग तो याद है, लेकिन मैं रिएक्ट वैसे करूंगा जो आपने बोला है, उसको मैं नॉर्मल लाइफ में, अभी जो आपने बोला तो मैंने सुन के रिएक्ट किया ना, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरे को, मुझे याद होना चाहिए आपने क्या बोला है, लेकिन मेरे को ये याद रखना है कि आप क्या बोलोगे मुझे नहीं पता, आई मीन आई डोंट नो, मैं, आप समझ के, मुझे पता है आपका बिल्कुल, डायलॉग क्या है, लेकिन मेरे चेहरे पे ये आना नहीं चाहिए कि मुझे पता है आपका डायलॉग क्या है। तो फिर बिल्कुल, जैसे आपने बोला है, मैं उसके उसके ही तरीके से आपको रिएक्ट करूंगा, तो आई थिंक देन आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा नेचुरल निकल के आती है उसमें। लेकिन अगर आप याद कर लेंगे कि मेरी लाइन ये है और इसकी लाइन ये है, तो फिर वो ऐसे लगेगा कि आप डायलॉग ही बोल, फिर वो बिल्कुल, बहुत मैकेनिकल सा हो जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ जसकिरण जी हैं, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, वो लिखती हैं कि थिएटर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और मैं 68 ईयर्स की हूँ और मैंने एक चलते शो के दौरान मेरा लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया, बट शो अरे मस्ट गो बाप, ऑन। ये यस यस, इंस्पिरेशन है सबके लिए, ये तो इंस्पिरेशनल डेफिनेट बहुत डेफिनेटली, बात है। तो ये तो मैं बहुत, ये जाना जी जी, ये वाकई इंस्पिरेशनल है कि चलते शो में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया एंड शी उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, कर दिया। अ, अच्छा, हाँ जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे
कि आप कोई ऐसा किरदार जो आप शिद्दत के साथ करना चाहें कि ये मैं कभी मुझे मिले तो मैं इसे शिद्दत के साथ करूंगा, है कुछ ऐसा? एक्चुअली ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मेरे को अभी बहुत करने हैं, मतलब मैं चाहूंगा कि मुझे मिले। अ, मुझे एक अ, मुझे एक सरदार का कैरेक्टर करना है, और उसको मुझे वैसे नहीं प्ले करना जैसे एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है, पंजाबी सरदार लाउड। वो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ पे हर सरदार हैं, साउथ इंडियन हैं या बनिया, इन सबको बड़ा टाइप कास्ट किया हुआ है कैरेक्टर्स को। ऐसा नहीं हम्म। होता, आम आम लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो मेरी इच्छा है कि एक पंजाबी सरदार का कैरेक्टर मैं बहुत ही अंडर प्ले करूं। जरूरी नहीं है कि सरदार है तो चिल्ला के ही बोलेंगे, लाउड बोलेंगे, लाउड हंसेंगे और कॉमेडी ही करेंगे। इट कैन बी ए सीरियस कैरेक्टर ऑल्सो। सो आई वॉन्ट टू डू इट, एंड आई वॉन्ट टू सी कि मैं उसमें सक्सेसफुल होता हूँ या नहीं होता हूँ। या मेरा बहुत मन है कि मैं एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर करूं जो उसमें ये सब अदाएं और ये सब नहीं हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर एक लड़का लड़की की तरह है तो वो यही सब करेगा, वैसे ही बोलेगा, पतली आवाज में ही बोलेगा, आईब्रोज हिलाएगा, उफ करेगा, नहीं, नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर उसको नॉर्मल करके भी मैं लोगों को बता सकूं कि हाँ, इस कैरेक्टर में बहुत फेमिनिन चीजें हैं, तो आई थिंक वो अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अ, मुश्किल काम है। मगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अगर कभी मौका मिलेगा तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मुझे लगता है बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो करने हैं, लेकिन इन ए डिफरेंट वे। जो स्टीरियोटाइप्ड होते हैं मुझे वैसे नहीं करना, और बहुत नेचुरल तरीके से करना। प्रतिभा जी ने लिखा है, अभी कमेंट किया है कि स्क्रिप्ट की जैसे हमने बात कही कि स्क्रिप्ट आपको जैसे थिएटर जब हम करते हैं तो स्क्रिप्ट आपको एक तरह से कहते हैं ना, फील हो स्क्रिप्ट को, तभी आप बिल्कुल। उस किरदार को जी सकोगे। जब आपने जी। स्क्रिप्ट के एक एक चीज आपको रिहर्सल चल रही है तो अगर आपका करेक्टर नहीं है लेकिन आपको सामने वाले के भी करेक्टर याद, डायलॉग्स याद हों। बिल्कुल। बिल्कुल। तो प्रतिभा जी लिखती हैं कि आई थिंक वहां पे टेलीविजन में कि स्क्रिप्ट मंगाते हैं या फिल्म में स्क्रिप्ट मंगाते हैं और देखते हैं दिखाइए जरा सीन क्या है। अगर ऐसा तो फिर किस तरह से एक्ट किया जाता है सीन को, हाँ, अगर आप वो सेट क्योंकि वो ऐसा होता है वो अक्सर बिल्कुल तो। ठीक कह रही हैं। हाँ, वहाँ सिस्टम ही पूरा खराब है ना। वो सिस्टम ही ऐसा है कि आपको उसी दिन उसी टाइम स्क्रिप्ट मिलती है। कई बार आप, वो प्रतिमा जी अच्छे से जानते हैं, जो लोग टीवी करते हैं अच्छे से जानते हैं, कई बार आप 2-2 घंटे बैठे हो, आपकी स्क्रिप्ट ही नहीं आ रही, अप्रूव ओह! नहीं हुई है चैनल से, स्क्रिप्ट अप्रूव नहीं हुई है, नहीं आई है, लोग वेट कर रहे हैं, या सीन उसी टाइम आया है। उसमें आपको कोई टाइम नहीं मिलता आप अपने को प्रिपेयर कर सको। लेकिन फिर बीइंग एन एक्टर यू कांट गिव दैट एक्सक्यूज, देन आपको उसी तरह से करना पड़ता है। और वही शायद फिर एक मुझे लगता है ये शायद अब ये चलन शुरू हुआ होगा क्योंकि मैंने बहुत दूरदर्शन किया, सीरियल्स बहुत प्रोड्यूस किए हैं और एक्ट भी किया है। तो हम लोगों को उसका 1 हफ्ता पहले दिया जाता था कि आपका शूटिंग 10 दिन के बाद है और आपका ये कैरेक्टर है, इसको आप देख लो। पूरा स्क्रिप्ट बाइंड करके हमें दिया जाता था। तो नहीं, क्या वो अब ऐसा? ये चलन काफी टाइम से है, लेकिन ये प्राइवेट चैनल्स में ज्यादा है। ओके। दूरदर्शन में आज भी उतना नहीं है, क्योंकि वहां पे एक स्क्रिप्ट सबमिट होती है और उसी हिसाब से बनती है। प्राइवेट जी, चैनल्स में डे टू डे कैसे जी, टीआरपी आ रही है, वीक टू वीक कौन सा उसके अकॉर्डिंग। कैरेक्टर हिट हो रहा है, किसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, उस हिसाब से काम होता है। कौन सा एक्टर बेटर परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से नहीं होता, कौन सा एक्टर ज्यादा पॉपुलर है उसके हिसाब से आगे स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो ये प्रॉब्लम प्राइवेट चैनल में ज्यादा है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पॉपुलर भी होंगे, और बहुत सारे एक्टर्स होते भी हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल। प्रॉब्लम है, टीवी में है जो वो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर वही है, एक अच्छे एक्टर की वही पहचान है कि जैसे ही मिले स्क्रिप्ट तैयार करो और कर दो। हमारे साथ निर्मला जी जुड़ी हुई हैं। शी इज लेजेंड इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग फ्रॉम जेएनके, बहुत बड़ा नाम ली है कश्मीर नमस्ते जी। जेएनके का। तो हम्म। वो लिखती हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या रिहर्सल्स होने चाहिए अगर आप किस सीरियल में? कर रहे हैं, अगर आप टीवी पे कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दूरदर्शन से बहुत जुड़ी हैं सीरियल्स, इन्होंने फिल्मों से, रीजनल फिल्मों से जुड़ी हुई हैं। तो उनका ये सवाल है। रिहर्सल मतलब जैसे थिएटर में या एक दिन या 2 दिन पहले वो वाली रिहर्सल्स तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन सेट पे अगर आपको सुबह से स्क्रिप्ट मिल जाती, जैसे अभी प्रतिमा जी ने कहा कि उसी टाइम स्क्रिप्ट मिलती है, अगर आपको भी एक 1 या 2 दिन पहले सब एक्टर्स को, अगर नेक्स्ट डे, एक दिन पहले भी मैं कहूंगा,
क्योंकि 2 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए। अगर एक दिन पहले भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाए, आप जब पैकअप करके जा रहे हो और आपको आपका बंडल पकड़ा दिया जाए कि कल ये आपके 4 सीन है, 5 सीन है, और वो अगर एक्टर्स घर ले जाए, तो आई एम श्योर कि एक अच्छा एक्टर भी उसमें बहुत सारा नई चीजें ला सकता है, इम्प्रोवाइज कर सकता है, सीन को और बेटर बना सकता है। क्योंकि इमीडिएटली उतनी चीजें दिमाग में आती नहीं, बट जो काम का सीन है उसको देख के लगता नहीं है कि ये पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा अभी तो लगता नहीं कि हो पाएगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोगों को एक दिन पहले भी स्क्रिप्ट मिल जाए तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस फॉर श्योर। जी, जी। आपने अभी तक जितने भी किरदार किए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, आपका फेवरेट कौन सा रहा है? मेरा फेवरेट, सबसे फेवरेट रहा है एयरलाइंस अभी तक। तो उसके उसमें बारे मेरा में बताइए हमें। पायलट का कैरेक्टर था। वो एयरलाइंस एक शो बन रहा था स्टार प्लस के लिए, जी, और देखा उन है। दिनों मैं दिल्ली में था। और हम्म। मुझे मतलब बॉम्बे से मुझे कॉल आई थी कि एक शो बन रहा है, एक कास्टिंग डायरेक्टर की मुझे कॉल आई कि मैं बॉम्बे था उस टाइम पे। अब और वो मुझे वहां मिला और मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो उसने कहा एक शो बन रहा है जो दिल्ली में ही शूट होगा स्टार प्लस के लिए, आप करना चाहोगे, आप आके ऑडिशन दोगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। मैं उसका मुझे कॉल आया कुछ 1 डेढ़ महीने बाद। मैं ऑडिशन देने गया, 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि आपका अप्रूव हो गया है, हम एक छोटी सी वर्कशॉप कर रहे हैं, आप उसमें आ जाइए। मैं चला गया तो डायरेक्टर ने मुझे बड़ी क्लियरली बोला कि वो वीकली सीरियल था, फाइनाइट शो कहते हैं उसको, जो 20 या 25 एपिसोड का ही शो था, इससे ज्यादा नहीं। हर संडे 1 घंटे आता था स्टार प्लस पे। तो उनका कि आपका कैरेक्टर सिर्फ 2 एपिसोड का। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मैं करूंगा, मैं दिल्ली में था, मैं करूंगा। मैं वो करने गया तो वो, आई डोंट नो उनको अच्छा लगा, चैनल को अच्छा लगा या क्या हुआ, वो मेरा 2 एपिसोड का कैरेक्टर जब तक शो चला तब तक रहा। मतलब क्या बात और है, आगे क्या बात। ऐसे ही मेरा, जैसे मैं बता रहा हूँ सायरा जी के सीरियल करने गया था, उसमें भी मुझे बोला गया था कि आप, डेली सोप था कि आपका कैरेक्टर सिर्फ 4 या 5 एपिसोड का है। मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा। और फिर उसके बाद मैंने उसके 220 एपिसोड्स किए। तो कई बार ऐसा होता है कि इसीलिए शायद कुछ काम को मना नहीं करना चाहिए अगर वो लगे अच्छा है। मुझे कुछ एक गट फीलिंग आई थी एयरलाइंस को लेके। तो उसके बाद वो काफी उस टाइम पे पॉपुलर भी हुआ था शो, और काफी लोगों ने पसंद किया, काफी लोग इंस्टा पे फेसबुक पे मैसेज भी करते थे। आज भी इनफैक्ट उसको लेके आज भी लोग, मेरा उसमें एक डायलॉग था जो आज भी कई लोग फेसबुक पे जब वो लिख के भेजते हैं तो मुझे हैरानी होती है कि लोग कितना याद रखते हैं उस शो को, गए हुए भी 4 5 साल हो गए हैं। उसके क्या बाद बात। इमीडिएटली मुझे एक स्टार प्लस पे और शो मिला था गुलमोहर ग्रैंड, जो ज्यादा चल नहीं पाया था, लेकिन उसका कैरेक्टर भी मेरे को बहुत पसंद था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन हाँ, एयरलाइंस आई थिंक मेरा अभी तक का फेवरेट कैरेक्टर है टीवी का। प्रतिमा जी लिख रही हैं कि उन्होंने ये कहा था कि एक्टर स्क्रिप्ट रूम में पढ़ते हैं, में नहीं पढ़ते, सेट पर आकर कहते हैं कि जरा स्क्रिप्ट दिखाइए, इसमें क्या लिखा है। जी ये उन्होंने जी। कमेंट किया था। वही जबकि प्रतिमा स्क्रिप्ट जी, तो वही प्रॉब्लम है, क्योंकि रूम में वो अपने फोन्स पे बहुत बिजी होते हैं और गप्पे गॉसिप्स में बहुत बिजी होते हैं, जो मैंने नोट किया है। तो उनके पास टाइम नहीं मिल पाता करने का, इसलिए वो शायद सेट पे आके पढ़ते हैं। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, आई एम श्योर प्रतिमा जी ऐसा नहीं करती हैं। बहुत सारे एक्टर्स जो अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड है, थिएटर वो से जो ऐसा जुड़े नहीं हुए हैं, करते। खासतौर थिएटर से जो खास तौर पे जुड़े एग्जैक्टली हुए हैं, तो वो तो बहुत वो है कुछ, सीरियसली जी। कुछ लोगों की है, मतलब वो लोग, मैंने भी बहुत फेस किया है कि आप जब आ गए हैं सेट पे, पहुंच गए हैं, आप फ्लोर पे हैं और कर रहे हैं, तो वो असिस्टेंट को बोलेंगे जरा यार मेरी लाइन बताना, यार लाइन क्या थी, ओह माय है ना? गॉड, ओह माय गॉड, तो ओह लेकिन माय कुछ नहीं गॉड। कर सकते, सबका अपना तरीका है काम करने का, तो ऐसे ही करते हैं। और फिर उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ बहुत सीनियर एक्टर्स हैं, उनके साथ मेरा सीन चल रहा था और मैं तो अपना सीरियल अपनी लाइंस करके आया सेट पे, और मैं देख रहा हूँ कि वो फोन पे कुछ डायरी लेके अपने फोन्स कर रही हैं और बिजी हैं। मैं नहीं उनको बोल सकता। तो जैसे ही हमारा सीन लगा, ओएस था, ओवर द शोल्डर सीन था, मेरे शोल्डर से उनका शॉट लिया जा रहा था, क्योंकि उनको लाइंस याद नहीं थी। अब वो ये तो कह नहीं सकती थी लाइंस याद नहीं, तो उन्होंने कहा कि अरे यार तुम्हारी आंख के पास कुछ लगा हुआ है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने मेकअप मैन को बोला जरा शीशा लाइए मैं देखूं क्या है। तो मुझे भी कुछ दिखा नहीं, वो कुछ हल्का सा या अंदर कुछ व्हाइट सा था जो शायद उनको दिख गया, जो जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा। बट बेसिकली मुझे पता है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, वो अपने बाकी काम में बिजी थी, इसलिए वो अपनी लाइंस रेडी करके नहीं आई, और उन्होंने अब कोई बहाना तो देना ही था।
तो ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन पॉइंट दूसरे क्या करते हैं हमें उससे मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि मैं जाऊं, क्या करें। अपनी लाइंस करके जाऊं। अब ठीक है, सामने अगर कोई नहीं प्रिपेयर्ड है तो वो उसकी मर्जी है, रश्मि जी हमारे क्या साथ करें। जुड़ी हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, आकाशवाणी के ग्रेट हम्म, आर्टिस्ट भी रही हैं वो, और लिखती हैं कि निखिल जी ऐसी बातें बोल रही हैं जो कुछ लोग सालों थिएटर में काम करने के बावजूद नहीं समझ पाते। बहुत ही बारीकी चीजों को बहुत ही बारीकी से आपने चीजों को समझा है, ये आपके लिए उन्होंने लिखा है, रश्मि धरती थैंक यू जी। सो मच। अगर आप इतने सीनियर एक्टर हैं, अगर आपको ऐसा लगा तो मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगा। मुझे सिर्फ ऐसे लगता है कि मैं जो काम, जैसे आकाशवाणी में भी आप ऑल इंडिया रेडियो की अगर बात करें, मुझे कई बार ऐसी फील होता है कि आप जब एक प्ले रिकॉर्ड करने आए हैं, आप मान के आए हैं कि आपके 2 या 3 घंटे लगेंगे। एक मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब लोग टाइम पे नहीं आते। जी बिल्कुल। मुझे पर्सनली बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज से, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। और अगर आपका 10:30 या 11 बजे का टाइम है, लोग 11:30 बजे आ रहे हैं, पौने 12 बजे आ रहे हैं, वो मुझे, और आते ही मैंने देखा है, इवन सीरियल्स में भी होता है, हर जगह होता है, आते ही पूछेंगे कि कितनी जल्दी हो जाएगा, कब कर लेंगे हम, मुझे जाना है, मुझे ये काम है। अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है, जो आपने दिया है, अगर आपने पहले से बोल रखा है कि भाई मैं आज 3 बजे तक ही अवेलेबल हूँ या 5 बजे तक ही अवेलेबल हूँ, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं बोला, मतलब शूटिंग में अगर आप 9 to 9 आपकी शिफ्ट है, तो फिर कंप्लेंट मत कीजिए। अगर आपको बैठना भी पड़ रहा है तो कंप्लेंट, क्योंकि वो दिन उनका है, आपने दे रखा है। ऐसे ही आप आकाशवाणी में जब रिकॉर्डिंग करने आए हैं, तो वो 2 घंटे 3 घंटे आपने दे रखे हैं। उस पे भी अगर आपको लगे कि मेरा हो गया, अब मैं चला जाऊं, बाकी लोग बाद में कर लेंगे, अरे वो, कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि अरे वो एक ही तो लाइन रह गई है, वो कोई और बोल देगा। तो वो पता नहीं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है उसमें। मुझे लगता है कि जो मैंने टाइम दिया है, फिर वो उसमें मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये ज़रूर कहूँगी कि ये वही लोग ऐसा बोलते हैं जो शायद नए-नए इस फ़ील्ड में आए होते हैं। आप किसी भी सीनियर एक्टर से ये कभी नहीं सुनेंगे, जो भी जितने भी हाँ, सीनियर हैं, कभी ऐसा तो नहीं नए बोलेंगे। नए नए आए हैं तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल, ये बात। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको अ, इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी के बैठ के वो बाकी अपने सीनियर एक्टर्स, अपने सीनियर आर्टिस्ट से सीख सकते हैं। तो हुँ, उनको हुँ, तो ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। जी। अ, आप फ़िल्मों से भी जुड़े हैं, आपने दूरदर्शन की सीरियल्स की बात की, आपने रंगमंच की बात की, आप फ़िल्मों से भी जुड़े हैं। बहुत सारी फ़िल्में भी आपने की। क्या कहेंगे? नहीं, क्या बहुत सारी क्या तो नहीं, मैंने 2-3 फ़िल्में ही की हैं, और जिसमें से बहुत फ़िल्मों में तो मौका नहीं मिला। और जो मेरी लास्ट थी 2 साल पहले, वो फ़िल्म थी अक्टूबर, जो सुजीत सरकार ने डायरेक्ट की थी। जी, जी। हुँ, और हुँ। एक सीन था मेरा, छोटा-सा हुँ, सीन था, लेकिन मुझे वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। एक तो सुजीत ने मुझे कहा कि ये सीन है, बहुत नेचुरल चाहिए मुझे, एक्टिंग मत करना बिल्कुल भी, नॉर्मल करना। तुम्हारे और वरुण के बीच में सीन है, वरुण धवन, तुम दोनों के बीच में सीन है, और जिसमें सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, वरुण नहीं बोल रहा, और वरुण को मैं डांट रहा हूँ। तो अब तुम दोनों देख लो कैसे, ये स्क्रिप्ट है, सब कुछ है, डायलॉग्स है, इम्प्रोवाइज भी करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे बहुत नेचुरल चाहिए। तो वरुण, मुझे लगा एक स्टार है उसके साथ, लेकिन सच अ नाइस बॉय, सच अ डिसिप्लिन, इतने संस्कार वाला लड़का है वो, कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि वरुण क्यों ना हम ऐसे सीन करें, इसमें ऐसे इम्प्रोवाइज करें। और उसने मेरे सजेशंस लिए और हमने उसको किया, तो मतलब वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन हर बार स्टार के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। मैंने एक एड की थी मिस्टर आमिर खान के साथ, इंडिया टूरिज्म की एड थी, जिसको जे ओम प्रकाश मेहरा, जिन्होंने रंग दे बसंती डायरेक्ट किया था, उन्होंने वो उस एड को डायरेक्ट कर रहे थे। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड दैट आई एम वर्किंग विद जे ओम प्रकाश मेहरा। आई वाज नॉट वेरी एक्साइटेड दैट आई एम वर्किंग विद आमिर खान। आई वाज मोर एक्साइटेड बिकॉज आई एम वर्किंग विद दिस डायरेक्टर। तो विदाउट आमिर खान हमारी एक दिन रिहर्सल हुई बाकायदा। नेक्स्ट डे जब हम शूट पे पहुंचते हैं, तो उसमें 3 लड़के हैं, जो 2 फॉरनर्स ट्रेन से उतर रही है उनको छेड़ते हैं, आमिर खान आके रोकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे इंडियन टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो ऐसा कुछ पूरी स्क्रिप्ट थी, पूरी रिहर्सल उनके बिना एक दिन हुई। अब जैसे ही आमिर खान जी सेट पे आते हैं, उन्होंने कहा कि क्या है स्क्रिप्ट, अच्छा अच्छा ये है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, अरे नहीं नहीं, ये तीनों तीनों क्यों बोलेंगे डायलॉग,
एक ही बोलेगा, तो जो सामने दिखा हम तीनों में से, तुम बोलो सारे डायलॉग, बाकियों को बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, ये बोल रहा है नहीं इसको कुछ बोलने की जरूरत। तो सडनली लगा कि मेरा तो कैरेक्टर खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं करने को। लेकिन आप उस टाइम वहां पे कुछ बोल नहीं सकते, तो हमने वो पूरा शूट किया, और जो हमारे इतने सारे डायलॉग्स, इतनी लाइंस थी, तो ऐसे लग रहा था कि हम जूनियर आर्टिस्ट बन के रह गए, मतलब कुछ है ही नहीं। बट उनके जाने के बाद मैंने डायरेक्टर से बोला कि सर एक लाइन तो दे दीजिए एटलीस्ट, क्योंकि बहुत ऑड लगेगा। इट वाज अ प्रॉपर स्क्रिप्ट, आई हैड अ प्रॉपर कैरेक्टर, लेकिन नहीं, जी मतलब कुछ नहीं हो पाया, और वैसी आई, और उसमें शायद नजर भी नहीं आ रहे हम ठीक तरीके से। तो ऐसे बीइंग एन एक्टर आपका ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको डिस्टर्ब होना या रोना या डिप्रेशन में जाना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन आज जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स ओके, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है, आपको सीखना है। ऐसे भी आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो चलता है, इट्स ओके। बिल्कुल। कमल कुमार वर्मा जी हैं, हमारे आकाशवाणी के एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं और रंगमंच से जुड़े हुए हैं। वो लिखते जी हैं कि रिहर्सल बहुत ज़रूरी होती है। आखिरी मुगल कर रहे थे श्री राम सेंटर में और लास्ट मोमेंट पे डांसर नहीं आए जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो तब रश्मि जी ने 3 घंटे में रूमा डे एक डांसर है, उनको कथक के स्टेप सिखाए और शो हुआ। ये छोटी-छोटी ये बिल्कुल प्रॉब्लम की तो आती ही हैं और थिएटर बिल्कुल हमें बिल्कुल परिपक्व बनाता है। बिल्कुल हमें बिल्कुल। जो मुश्किलात होती हैं उनसे निपटने का सलीका सिखाता है थिएटर। थिएटर बहुत कुछ सिखाता है हम लोगों थिएटर को। बहुत तो अच्छा है। बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ और मुझे सिखाता है। ऐसे लगता तो है क्योंकि पिछले, हाँ जी बोलिए बोलिए, जी, आप जी मैं कुछ कह आपसे रहे जानना चाहती हूँ, आपसे जानना चाह रही हूँ। थे। मैं मानता हूँ थिएटर हमें बहुत सिखाता है, और पिछले 2 साल में मैंने योगा किया है। मैं उसी पे आने वाली थी, मैं उसी पे हाँ, आने वाली थी। मैंने योगा का प्रॉपर 1 साल के कोर्सेज किए हैं, और उसको करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया है कि जैसे थिएटर हमको बहुत कुछ सिखाता है, ऐसी योगा हमें स्टेबल रहने में, मेंटली स्टेबल रहने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आई थिंक फॉर एन एक्टर, जिसको जाके अभी फील्ड में जाके, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, जिसको स्ट्रगल करनी है, लोगों से मिलना है, काम लेना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो उसको बहुत सारी बैटल्स लड़नी पड़ेगी। वो लिटरली बैटल ही होगी आपको जाके एक मार्केट में, एक नए शहर में जाके नए लोगों के बीच में अपने आप को प्रूव करने के लिए आप जंग लड़ेंगे। तो उस जंग को लड़ने के लिए आई थिंक आपको दिमाग से का संतुलन जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल हो, वो बहुत जरूरी है। और अगर मुझे तो ऐसे लगता है कि एक्टर्स के लिए मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि योगा उनको करना ही थिएटर करना में है। तो है, थिएटर में तो है ही, थिएटर में तो हाँ, योगा है ही। मतलब मुझे लगता है कि हर हर इंसान को, अगर आपको जिम जाइए, आप यंगस्टर हैं, आप जिम जाइए, आपको बॉडी बनानी है, सिक्स पैक आर्म्स बनानी है, क्योंकि आजकल वही चलता है। लेकिन उसके साथ अगर आप योगा के आसन नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट 15-20 मिनट अपने आप को प्राणायाम के लिए जरूर दें। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें। आपकी वॉइस पे आपका कंट्रोल होगा, आपके शब्दों पे कंट्रोल होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे। जो मैंने अपने आप में 2 साल में डिफरेंस देखा है, क्योंकि मेरे सामने अब कुछ भी, कोई कोई बड़ी चीज भी होती है, तो मैं उतनी जल्दी उसको लेके घबराता नहीं। एक्साइटेड, नॉट इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, दोनों तरीके से मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, वो बहुत न्यूट्रल के आसपास ही रहता हूं। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सब, एज कोई भी हो, हम सबको योगा जरूर करना चाहिए। जी। वो बहुत निखिल इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ रूबरू के रंगकर्मी हैं, कुछ वो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जी जी पंकज, बिल्कुल। पंकज अगर हैं स्क्रीन पे आ जाइए, आप सवाल पूछना चाहेंगे। जी श्रद्धा, श्रद्धा आ जाइए, आपका माइक म्यूट है और आप दिख नहीं रही। जी श्रद्धा। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे ऑल इंडिया रेडियो में एक आपने रिकॉर्डिंग करने के लिए आप आए थे, तो हम मिल चुके हैं, इफ यू ओके रिमेम्बर। ओके। तो मुझे एक चीज आपसे सिर्फ इतनी पूछनी थी कि सर आप मूवीज भी कर रहे हैं और टीवी शोज भी कर रहे हैं, थिएटर भी करते हैं, और आप ऑल इंडिया रेडियो में ड्रामास भी रिकॉर्ड करते हैं, तो बैलेंस कैसे बनाते हैं आप इन सब चीजों में? इतनी सारी चीजें नहीं आप एक साथ कर। नहीं नहीं नहीं, एक साथ नहीं, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ, रह रहा हूँ, मैं पिछले 2-3 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में टेलीविजन और फिल्म्स
का ज्यादा कुछ काम होता नहीं है, तो मैं पिछले 2-3 साल से नहीं कर रहा टेलीविजन और फिल्म्स। और जहां तक बैलेंस बनाने की बात है तो ऑफ कोर्स ऑल इंडिया रेडियो तो मैं दिल्ली में ही कर रहा था, लेकिन जब आप बॉम्बे में होते हैं और आप फिल्म्स और सीरियल्स जो लोग कर रहे होते हैं, तो वहाँ उसका आपको डेट्स मिलती हैं पहले से कि आपकी ये डेट्स हैं, आपको इन डेट्स पे काम करना है। और अगर आपको उसके साथ ही कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मेरी ये डेट्स ब्लॉक हैं, मैं इन डेट्स पे किसी और के साथ कर रहा हूँ। तो आपकी डेट्स एडजस्ट होती हैं, तो आप दो दो काम भी एक साथ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। कई बार हाँ, आपने डेट दी होती है और उनको भी उसी डेट पे काम करना होता है, तो आपके हाथ से काम भी चला जाता है। बट देन जिसको आपने पहले डेट दे दी है तो आप कुछ कर नहीं सकते। कई बार होता है कि जो दूसरा काम आ रहा है शायद वो पहले वाले से भी ज्यादा बेटर होता है, हर तरीके से बेटर होता है, कैरेक्टर वाइज, पेमेंट वाइज, सब कुछ। बट अगर आप किसी को पहले से डेट दे चुके हैं तो देन एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर वहां पे इतना है कि आप अगर कोई सीरियल कर रहे हैं और आपको कोई फिल्म मिलती है, तो शेड्यूलर्स या प्रोडक्शन हाउस आपकी इतनी हेल्प कर देता है कि वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके कोशिश करते हैं कि आपका वो काम भी आपके हाथ से ना जाए और आप दोनों काम कर लें। तो हो जाती है एडजस्टमेंट, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं थैंक यू सो मच सर। है। हमारे साथ और भी मेंबर हैं, पंकज या आभा, जो भी सवाल पूछना चाहें आप आ सकते हैं स्क्रीन पर और बात कर सकते हैं। पंकज, आभा, चलिए आकाशवाणी के पंकज जी। पंकज, हेलो सर। हेलो, पंकज कुमार हैं रूबरू की तरफ से। सर मैं ये जानना आपकी चाहता आवाज हूँ, नहीं मैं आ रही। बस एक आवाज़ नहीं आ रही सर मेरी? आवाज नहीं आ रही पंकज, आपकी आवाज एक नहीं आ रही क्लियर। अब आ रही है आवाज़? हाँ, हल्की आ रही, थोड़ा तेज बोलेंगे तो शायद आ जाएगी। हल्की आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। एक्चुअली कई एक्टर्स जो हैं वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं मुंबई, 2-4 प्ले करे बिना ही, या तो 2-4 प्ले करते हैं या फिर कोई तो करते हैं 10 साल तक थिएटर करता है। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं वो हताश होकर आते हैं कि भाई मुंबई में कुछ नहीं रखा, वहाँ पे कोई रोल नहीं देता, कोई ऐसी चीज़ें मतलब आके यहाँ नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? नहीं, एक तो मैं उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा। अगर किसी ने 2-4 प्लेस के बाद भी जाने की मर्जी बनाई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं टेलीविजन में, फिल्म्स में जो काम कर रहे हैं जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया। तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आप अगर बॉम्बे सीरियल्स या फिल्म्स करने जा रहे हैं तो आपको थिएटर करके ही जाना है। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं। बहुत सारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो बिना किए भी जा सकते हैं। हाँ, जो अगर उनको काम नहीं मिल रहा, यहाँ आके बोल रहे हैं कि वहां पे काम नहीं मिलता, नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो वो उनको जरूरी है कि वो अपने अंदर पहले अपने आप को देखें। क्या उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ वहां पे कोशिश की मुझे काम मिले? अगर वो की, अगर उनको कोई काम मिला, तो क्या उनको अपने स्किल, अपने आर्ट की उतनी नॉलेज थी कि आप दूसरे को इंप्रेस कर सकें? आप डायलॉग्स अच्छे से याद कर पा रहे हैं, आप परफॉर्मेंस अच्छे से दे पा रहे हैं, तो बहुत आप उधर शिकायत मत कीजिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कहा था कि डेस्टिनी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। कई बार आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको काम नहीं मिलता, तो शायद आपकी डेस्टिनी भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम दूसरों की शिकायत निकालने से बेटर है कि अपने पे काम करें। अगर अभी हमें नहीं मिला तो लेट्स ट्राई हार्ड, लेट्स मेक माई सेल्फ अ बेटर एक्टर, अ बेटर पर्सन। आप अगर एज एन एक्टर 19-20 भी हैं तो आपको काम मिल सकता है, लेकिन अगर आप इंसान एटीट्यूड दिखाते हैं, परेशान करते हैं, तो आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। एक्टर 19-20 चलेगा, लेकिन एज अ पर्सन आपको बेटर होना, अच्छा होना बहुत जरूरी। तो मतलब कि कहीं न कहीं हमारा जो एटीट्यूड है वो भी काफ़ी मैटर, बहुत पेशेंस बहुत मैटर बहुत करता है। ज्यादा, आपके काम से ज्यादा आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि आप वहां पे जाके लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने काम को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, वो सब बहुत। उसकी वजह से भी कई बार कितने एक्टर्स को इसीलिए बुलाया जाता है कि यार उसको बुला लो। ये नहीं बोलते कि वो अच्छा एक्टर, यार उसको बुला लो, वो इंसान बहुत अच्छा है। यू नो, ऐसा बहुत जगह पे होता है कि यार उसको बुला लो, वो इंसान बहुत अच्छा है। तो ऑफ कोर्स पहले आपको एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। एक्टर तो करते करते काम सब सीख ही जाते हैं, हो ही जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी हाँ, मच। थैंक यू। अब हमारे साथ कौन आ रहे हैं? आभा आ रही हैं तो वो आ जाएं।
ये बहुत ही खूबसूरत बात बोली और इस बात को मैं शिद्दत से मानती हूँ कि एक सच्चा कलाकार वही होता है जो पहले एक अच्छा इंसान हो। ये बहुत जरूरी है, अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और आपके चेहरे पे स्माइल, अगर आपके चेहरे पे हो, वो खुद ही इतनी पॉजिटिविटी फैलाती है ना कि इट इज कॉन्टेजियस। स्माइल इज कॉन्टेजियस। आप स्माइल करेंगे तो आपको देख के सामने वाला भी स्माइल करेगा, तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने बिहेवियर से लोगों को कंफर्टेबल करेंगे तो वो भी आपके लिए अलग एफर्ट करेंगे कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। और आई थिंक इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, वेदर यू आर डूइंग थिएटर, वेदर यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इट्स अ गिव एंड टेक थिंग। अगर आपके सामने एक्टर आपको अच्छा कर रहा होता है तो आप कई बार उससे और अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज आपको सामने से अच्छा मिल रहा है। तो इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को कंफर्टेबल करें, उनके साथ एक अच्छा एटीट्यूड रखें, वो बहुत जरूरी है। आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने रंगमंच किया, फिल्में की, थिएटर किया, और थिएटर की बात तो खैर हो गई, टेलीविजन किया, तो आकाशवाणी के नाटकों के साथ जो आपका अनुभव रहा है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं बिकॉज मैं दिल्ली था, जब मतलब ऑडिशन दिया मैंने आकाशवाणी में, शायद ये मेरी डेस्टिनी थी कि मुझे आकाशवाणी में काम करना था। मैंने जब फॉर्म भरा उसके कुछ 4 या 5 महीने बाद मुझे कॉल आया ऑडिशन के लिए, और मैं बाई चांस तब दिल्ली था क्योंकि मैं तब बॉम्बे रहता था। मैं उस टाइम पे भी दिल्ली था, मैं ऑडिशन दे दिया मैंने। उसके बाद मैं फिर उसके नेक्स्ट डे ही, मुझे आज भी याद है, 8 जुलाई 2013 को मैंने ऑडिशन दिया, क्योंकि 7 जुलाई को मेरे पेरेंट्स की 50th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके नेक्स्ट डे मेरा ऑडिशन था, और मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग बिजी थे उस फंक्शन में। मैंने आके ऑडिशन दिया, और कुछ 3 या 4 महीने बाद मुझे कॉल आया कि एक इंग्लिश का साइंस फिक्शन है, आप आओ उसमें काम करो। मगर मैं तब बॉम्बे था, तो मैंने कहा मुझे सुदर्शन जी का फोन आया था, तो मैंने कहा सर अभी तो मैं बॉम्बे में हूँ, मैं 1-1.5 महीने में आऊंगा, मैं आके आपसे तब मिलता हूँ। तो मैं 1-1.5 महीने बाद जब आया तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा हाँ आप इस तारीख को आ जाओ, हम करते हैं। मेरे लिए इतना नया था आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो मेरे लिए इतनी नई चीज थी। मैं इतना घबराया हुआ था जैसे कोई 2 या 4 साल का बच्चा, उसको जब पहली बार स्कूल जाता है तो कैसी उसकी हालत होती है और रोता है, मेरी वो अंदर से वो हालत थी। और मुझे लग रहा था यहाँ जितने लोग हैं ये सब मेरे उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट भी थे, जो मुझे पता चला कि 5-5, 7-7 साल से रेडियो कर रहे हैं। तो मुझे लगा मैं इन सबके सामने क्या करूंगा, मतलब, और मैं इतना फंबल कर रहा था, इतना ब्लो आ रहा था मेरा, इतनी गलत प्रोनाउंसिएशन थी मेरी। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की एक बात कमाल की है तब भी और आज भी, कि वहां पे सब एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की इतनी हेल्प करते हैं कि मतलब अगर कोई गलत भी कर रहा है तो कोई ये नहीं बोलता कि अरे यार क्या कर रहे हो यार, ठीक कर लो यार, अरे नहीं ऐसे करो ऐसे करो। उन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, मतलब एक नहीं, कुछ 4, 5, 10 एपिसोड तक मैं इतनी गलतियां कर रहा था कि मुझे लग रहा था मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से, मेरे बस का नहीं है ये। लेकिन सब ने मुझे बहुत हेल्प किया, और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जब सीनियर्स के साथ कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपके साथ भी किया है बहुत सारा, तो बहुत मजा आता है। लेकिन हाँ, ऑल इंडिया रेडियो आके मुझे इतनी अंदर से खुशी मिलती है, मुझे इतनी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलती है वहां आके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आई लुक फॉरवर्ड टू कि मेरी कब रिकॉर्डिंग, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगी यार, थिएटर तो आपको बहुत सिखाता ही है, लेकिन आवाज का जो है वो आपको रेडियो सिखाता है। रेडियो नाटक बहुत सिखा देते, बहुत हेल्प करता है वो, बहुत, मतलब आपको आगे अगर जाके एक्टिंग भी करनी है कैमरे पे या थिएटर में, उसमें भी वो आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपको अपने सब कुछ आवाज से ही समझाना है ऑडियंस को। आपको उनको ऐसे बोलना है कि वो विजुअलाइज कर सके कि आप क्या बोल रहे हैं, तो वो उसमें आई थिंक बहुत हेल्प करता है। टफ मीडियम है रेडियो नाटक, थोड़ा टफ मीडियम है। बहुत टफ। और मैं जब अपने सीनियर्स को या अपने को आर्टिस्ट को देखता हूँ इतनी आसानी से कर लेते। मैं आज भी जबकि मैं शायद 2 या 3 सीजन कर चुका हूँ ये साइंस फिक्शन के और आपके साथ में, लेकिन मैं आज भी जब भी ऑल इंडिया रेडियो रिकॉर्डिंग करने आता हूँ, मैं आज भी अंदर से बहुत घबराया होता हूँ, बाहर से शो नहीं करता, लेकिन मैं अंदर से आज भी ये भी देखा, एक तो आप करते ही जो आपका कैरेक्टर होता है, इसके अलावा अगर कोई आर्टिस्ट नहीं आया उसका कैरेक्टर बिल्कुल चेंज करके आप बोलते हैं, और ये बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत सीखने का मौका मिलता है। मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है।
तो एक ही अगर वक्त मुझे पे ऐसा मौका मिलता बिल्कुल आवाज है। निकाल के बोलना और बिल्कुल अलग बोलना, क्योंकि आवाज का माध्यम है आकाशवाणी रेडियो नाटक, तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप बहुत खूब करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू, ये हमारे साथ सब वहीं पे सीखा है, वहीं पे आकाशवाणी सीखा नाटक है से सब। जुड़े बहुत लेजेंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्चना प्रभाकर जी आकाशवाणी के एक ग्रेट आर्टिस्ट है हमारी, रंगमंच से भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। कमल कुमार वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज शर्मा जी बहुत शुक्रिया, सानू कौर बहुत शुक्रिया, कानन जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सरला जी ये भी आकाशवाणी नाटकों से जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। प्रतिमा जी शुक्रिया, अमरजीत जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, विनय जी शुक्रिया, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं इन सभी को राघव प्रीति बहुत अच्छी राइटर हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ इस मंच पर जुड़ने के लिए। श्वेता जी बहुत शुक्रिया, जस किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत से नाम है, निर्मला जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। और रितु जी, अमरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आप पहले एक बार मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सब लोग जुड़े उन्होंने, हालांकि ये जितने नाम आपने लिए हैं सब बहुत सीनियर और बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, तो मेरी कोई औकात नहीं कि मैं इनको कुछ बता सकूं, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे सुना, और अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी। मेरा जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सपीरियंस था मैंने बस वही शेयर किया। आप लोग यहाँ पे आए, इतनी देर तक सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ और लोग रह गए हैं, मंजू वजीर जो कथक एक्सपोनेंट है, एक नाम है कथक में, सुधापुरी जी जो राइटर हैं, संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। प्रियंका गौड़, युवराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अंजलि जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुचित्रा जयदीप जी का जी तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ऑल इंडिया रेडियो में। बहुत उनके साथ कमाल जब भी की, काम करने का मौका मिलता है तो ऐसे लगता है कि एक ही दिन में बहुत कुछ सीखने को मिल गया। तो बिल्कुल सुचित्रा जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने चाहे अनजाने बहुत कुछ सिखाया है। आई थिंक मुझे मैंने नहीं, भी बहुत सारे लोगों को ऑल इंडिया रेडियो में मैंने भी आपने उतना बहुत सीखा सिखाया। है। नौरीन जी हमारे साथ बिल्कुल जुड़ी बिल्कुल। हैं, बहुत सारे लोग, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, जितने भी यंग प्रैक्टिशनर हमसे जुड़े हैं इस वक्त, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, थिएटर से जुड़े हुए खास तौर पर? मैं यही कहूंगा कि जब तक आपका डेफिनेटली सबका एम, सबका मकसद है आगे जाके टीवी करना, फिल्म करना, पैसा कमाना, नाम कमाना, क्योंकि एक एक्टर के लिए पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेम। जब लोग उसको पहचानते हैं तो वो जो खुशी मिलती है वो शायद कोई पैसा उसकी के साथ लेवल नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जब तक आप थिएटर कर रहे हैं तो प्लीज उसको बहुत सिंसियरिटी के साथ, उससे पूरी तरह से जुड़िए। और जो नए लोग आए हैं थिएटर कर रहे हैं, मैं उनको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा अगर हो सके तो आप साथ में योगा जरूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद जिस शहर में आप जाने वाले हैं आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपको वहां पे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत तकलीफों का। मैं डरा नहीं रहा, मोरल डाउन नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ कि आपको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मेंटली आपको बहुत स्टेबल रहना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस्ड रखना पड़ेगा। आप कुछ गलत चीजों में जाएं कि मैं किसी चीज का सहारा लूं, वेदर स्मोक और समथिंग एल्स, उससे बेटर है कि आप योगा में चले जाइए। तो आपको उसका इतना बड़ा, उसकी किक इतनी बड़ी मिलेगी कि आपको फिर किसी और चीज का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो यंगस्टर्स से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि थिएटर के साथ अगर हो सके तो थोड़ा सा योग भी कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी तो आजकल की यंग जनरेशन बहुत स्मार्ट है, वो सब जानते हैं कि क्या करना है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, हमसे थैंक यू रूबरू सो के मच। मंच पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो इट्स मच। प्रिविलेज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, हम उनको तहे दिल से रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शुक्रिया कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शख्सियत के अगला अगला अंक कल शाम को 7 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ होंगे कश्मीर से मुश्ताक अली अहमद खान साहब, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, थिएटर से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, टेलीविजन से जुड़े हैं, और वो फाउंडर डायरेक्टर हैं, फेस्टिवल डायरेक्टर हैं कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के। तो कल हमारे साथ रहिएगा 7 बजे शख्सियत के इसी अंक में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस तरह प्रोत्साहन देने का, हमारे साथ जुड़ने का।
बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से सभी का शुक्रिया। कल आप सभी का फिर से इंतजार रहेगा। थैंक यू।